चलिए आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास शुरू करने वाले हैं। अध्याय पहला के नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बात करते हैं यूरोप के, तो यूरोप एक महादेश है या महाद्वीप भी बोल सकते हैं। दुनिया में कुल 7 महादेश है। उस 7 महादेश में से एक महादेश यूरोप है। अगर हम नक्शा पर बात करें तो यह है विश्व का नक्शा, और इस विश्व के मैप पर आप देखिएगा तो इन क्षेत्र में आपको यूरोप महादेश दिखाई देगा। 7 महादेश में से एक यूरोप महादेश है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये बहुत बड़ा सा एक महादेश जिसका नाम एशिया है, और इस एशिया के पश्चिम में आपको जो महादेश दिखाई दे रहा है वही यूरोप महादेश है। इसके साथ साथ अन्य महादेश की भी चर्चा करें तो यहाँ पर आपको अफ्रीका महादेश दिखाई देगा। इस क्षेत्र में देखिएगा तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महादेश का है। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है। इन क्षेत्र में एक महादेश है जिनका नाम अंटार्कटिका है, और यहाँ पर आपको ओसेनिया या एशिया महादेश ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश दिखाई दे रहा होगा। इस अध्याय में हम लोग यूरोप के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं राष्ट्रवाद के, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देखिए, वाद का अर्थ होता है विचार, यानी किसी भी शब्द के आगे वाद शब्द जब जुड़ता है तो उसे हिंदी में एक शब्द विचार से अर्थ निकाला जाता है। तो राष्ट्रवाद का एक संयुक्त अर्थ की बात करें तो राष्ट्र के प्रति विचार रखना, राष्ट्र के प्रति सोच रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। और अगर परिभाषा की बात करें तो जैसे लिखा है यहाँ पर बोर्ड पर कि राष्ट्रवाद एक विचार है, एक ऐसा विचार है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता का परिचय देती है। देखिए, राष्ट्रवाद का बड़ा गहरा अर्थ है। अगर यूरोप के देश के राष्ट्रवाद की बात करें और भारतीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवाद की बात करें तो दोनों का मतलब कुछ अलग निकलता है, लेकिन फिलहाल आप लोग राष्ट्रवाद के इसी परिभाषा को लिखेंगे। बात करते हैं राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन दिया था, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा की बात करें तो एक विद्वान थे जिनका नाम है अर्नस्ट रेनन। इन्हीं अर्नस्ट रेनन के द्वारा एक भाषण दिया गया, और उस भाषण में, उस स्पीच में राष्ट्रवाद की परिभाषा निकल कर आई। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है सारी। ये सारी जो व्यक्ति थे, इन्होंने चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद को दिखाने का प्रयास किया था। तो अक्सर एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं कि राष्ट्रवाद को चित्र के रूप में दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सारी थे। और राष्ट्रवाद की परिभाषा किसने दिया था, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा अर्नस्ट रेनन ने दिया था। अब फिर हम लोग यूरोप पे आते हैं, क्योंकि यूरोप के बारे में आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, यूरोप के लोकेशन को जानना पड़ेगा, यूरोप में जो भी देश है उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जा करके इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें दिया गया है, जो भी प्रश्न दिया गया है, उसे आप आसानी से बिना रटे हुए समझ सकते हैं। देखिए, यूरोप महादेश में अगर देखिएगा तो ये हम वर्ल्ड का नक्शा बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, पृथ्वी का नक्शा है। इस पृथ्वी को हम बीचों बीच में, आप जानते होइएगा कि ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के इस तरफ आपको जो महादेश दिखा है वह यूरोप महादेश है, और इस यूरोप महादेश में बहुत सारे देश हैं। अगर हम बात करें इस पृथ्वी को, तो ये जो लकीर खींचा गया है, इस लकीर के खींचने पर पृथ्वी के 2 भाग हो जा रहा है, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोल देते हैं उत्तरी क्षेत्र, और नीचे वाले क्षेत्र को बोलते हैं दक्षिणी क्षेत्र। ठीक इसी तरह एक और लकीर खींचते हैं। इस लकीर के खींचने पर इधर वाला जो क्षेत्र है वह पूर्व दिशा को इंगित करता है, और इधर वाले क्षेत्र जो है वह पश्चिम दिशा को इंगित करता है। अगर आपको
दिशा की बात करें तो आप एक प्लस का चिन्ह बना करके स्पष्ट कर सकते हैं कि ऊपर में नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा हो गया, नीचे की तरफ साउथ यानी कि दक्षिण दिशा हो गया, साउथ के दाएं तरफ पूर्व की दिशा हो गया और इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम दिशा हो गया। अब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप के कौन सा देश कहाँ पर स्थित है इसको जानना बड़ा आवश्यक है। अगर आप इस नक्शा को फॉलो करके यूरोप के देश को इंगित कीजिएगा तो बड़ी सावधानी पूर्वक और बड़ी आसानी तरीका से आप इसके लोकेशन को देखते हुए आसानी से सभी बातों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक सांकेतिक नक्शा के रूप में यूरोप के मानचित्र बना रहे हैं, तब देखिएगा कि सबसे ऊपर सबसे इस साइड की तरफ आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम पुर्तगाल है। पुर्तगाल, और पुर्तगाल के जस्ट ऊपर आप अपने नक्शे पे देख सकते हैं। और सबसे आवश्यक बात यह है कि आपको पढ़ते समय एक वर्ल्ड का मैप, एक भारत का मैप और एक बिहार का मैप होना जरूरी है ताकि अच्छा तरीका से इन देश को देख करके आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे यूरोप महादेश, उसी यूरोप महादेश के यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप महादेश देख रहे हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो छोटे देश होने की वजह से इसी साइड में जो यूरोप का नक्शा दिया गया है उसमें अच्छा तरीका से इन देशों को चित्रित किया गया है। तो आप एक मैप अवश्य रखेंगे जिससे समझने में आसानी होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुर्तगाल देश हो गया, इसके जस्ट ऊपर में सॉरी जस्ट बगल में आपको एक देश मिलेगा स्पेन। स्पेन के आप इधर देख रहे हैं, इधर देखने का मतलब राइट साइड में देखने का मतलब है आप पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के जस्ट पूर्व की तरफ बढ़िएगा तो आपको एक देश दिखाई देगा जर्मनी। जर्मनी के नीचे की तरफ देखिएगा तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के जस्ट नीचे की तरफ आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है इटली। इस अध्याय में आपको फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बारे में गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप अगर लोकेशन सही से देख पा रहे हैं, देश की स्थिति सही से देख पा रहे हैं, तो आगे के बात समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। क्योंकि इस चैप्टर की अधिकांश बात इन्हीं देशों के इर्द गिर्द घूमती है। आप यहाँ पर जो देश देख रहे हैं यह देश है फ्रांस, और हमारी कहानी की शुरुआत इसी फ्रांस देश के साथ होने वाली है। तो जैसा कि हम बात किए थे कि राष्ट्रवाद, तो इस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की बात करें तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि फ्रांस की एक महान क्रांति हुई थी और यह महान क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। 9th क्लास में आप पढ़े होइएगा कि फ्रांस में राजशाही शासन था, यानी कि वहाँ पर राजा का शासन चलता था और अनेक राजाओं में से एक राजा लुई 14वां हुआ, एक राजा लुई 16वां था। तो लुई 14वां और लुई 16वां ये जो दोनों राजा है वह दोनों राजा फ्रांस देश के था, लेकिन इन दोनों राजा अपने मनमर्जी से शासन चलाता था। यहाँ तक कि जो लुई 16वां था उसका एक कथन था कि मेरी इच्छा ही कानून है। ये जो राजा था ये अपनी इच्छा के अनुसार ही फ्रांस में राज करता था, कानून चलाता था, जिससे जनता बहुत ज़्यादा दुखी था। और एक समय ऐसा आया कि फ्रांस की तमाम जनता मिल करके इनके खिलाफ विद्रोह किया और इन राजा को फांसी पे चढ़ा दिया गया। उस समय गिलोटिन जो शब्द दिया गया है वही गिलोटिन यानी कि फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया। ये जो घटना घटा था इसी घटना से प्रभावित होकर के फ्रांस में वहाँ की जनता ने एक तरीका से अपने अनुसार राजा को चुनाव किया। हालांकि वो राजा न होकर के शासक रूप में करना ज़्यादा अच्छा होगा। जो अगला व्यक्ति
फ्रांस के गद्दी पर बैठा वह व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, इन व्यक्ति का संबंध फ्रांस से है। तो लुई 16वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट बैठा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के राजा था और यह राजा कब बना। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के राजा था और यह सन 1804 ईस्वी में राजा बना। देखिए, जनता इससे पहले के राजा से बहुत परेशान था और उसका परिणाम यह हुआ कि लुई 16वां को मार दिया गया। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर बैठा तब यह जनता के लिए बहुत अच्छे कानून बनाए गए। जनता के भलाई के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। सन 1804 में जब नेपोलियन राजा बना था, उससे पहले के राजा अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना रखा था, लेकिन नेपोलियन जब राजा बना तो उन्होंने फ्रांस में जो मौखिक कानून था उस मौखिक कानून को न रख करके कुछ कानून को लिखवा दिया था और उस कानून को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा गया। वर्ग 10 में यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नेपोलियन संहिता से क्या समझते हैं या नेपोलियन कोड से क्या समझते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस के राजा बना तब उन्होंने जनता के लिए, अपने देश के लिए कानून का जो चुनाव किया था, जो कानून बनाए थे, उसी कानून को नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा गया। इस नेपोलियन संहिता के कुछ बात यहाँ पर लिखा गया है। जैसे नेपोलियन जब राजा बना तब उसने जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इससे पहले फ्रांस में जन्मजात अधिकार लोगों को मिला हुआ था, क्योंकि आप पढ़े होइएगा कि फ्रांस का जो समाज था उसके 3 वर्ग था। एक था पादरी वर्ग, एक था कुलीन वर्ग और एक था साधारण वर्ग। ये जो पादरी वर्ग थे और ये जो कुलीन वर्ग था, इन दोनों का कंडीशन बहुत अच्छा था, जबकि साधारण वर्ग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब था। साधारण वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा था फ्रांस में, लेकिन इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब था और सरकार जो था यानी कि रोजाजा था, वह इन्हीं दोनों वर्गों पर खास ध्यान देता था और इन दोनों को जन्मजात विशेषाधिकार मिले हुआ था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना तब उन्होंने सबसे पहले फ्रांस में जो जन्मजात विशेषाधिकार मिला था, लोगों को जन्म के साथ जो अधिकार प्रदान किए गए थे, वह अधिकार समाप्त कर दिया। और जैसे ही जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त करेगा, इसका सीधा मतलब है कि वहाँ पर जो कानून है उस कानून के नज़र में सब जनता बराबर हो जाएगी। तो इसका दूसरा बात है कि कानून के समक्ष में समानता का अधिकार दिया गया, यानी कि सभी जनता कानून के सामने क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तीसरा है मानक माप तौल की नई पैमाना शुरू किया गया। पहले फ्रांस में माप तौल की कोई इकाई था ही नहीं, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट माप तौल की एक नई पैमाना शुरू किया गया जो पूरे देश में लागू होता था। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए किसान को भू राजस्व और जागीरदारी कर से मुक्ति कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा बहुत सारे अच्छे नियम कानून बनाए गए, जनता के भलाई के लिए काम किया गया। यहाँ देख रहे हैं किसान के लिए अच्छा काम किया गया, यहाँ पर व्यवसायी वर्ग के लिए अच्छा काम किया गया। तो इस तरीक़े से नेपोलियन की लोकप्रियता सभी क्षेत्र में फैल गई। नेपोलियन को जन समर्थन प्राप्त हुआ, सारे जनता नेपोलियन को साथ दिया। नेपोलियन जब गद्दी पर बैठा तो ये धीरे धीरे ताकतवर हुआ, लेकिन इसके आसपास के जो इलाका था, जो क्षेत्र था, वो कोई खास क्षेत्र नहीं था। खास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे और सब में अनबन की स्थिति थी। नेपोलियन जब राजा बना तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि यहाँ पर अभी जो थोड़ा देर पहले हमने
पुर्तगाल के लोकेशन दिखाया है, फिर यहाँ पर स्पेन देश है, और यहाँ पर आप देखिएगा ये स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया, यहाँ पर जर्मनी देश, यहाँ पर ऑस्ट्रिया देश, और इसके जस्ट नीचे इटली देश है। फ्रांस के जब राजा नेपोलियन बना तो यह ताकतवर राजा था, दूसरा जन समर्थन प्राप्त था। इसका फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने आसपास के जो निकटवर्ती क्षेत्र था उन सबको जीतना शुरू कर दिया। जीतने के पीछे वजह यह था क्योंकि इनको जन समर्थन प्राप्त था, सेना इसका मजबूत था, जबकि उसी में विपरीत इन लोगों का कंडीशन था, यानी कि जो आसपास के निकटवर्ती क्षेत्र थे, जो आसपास के राजा सब था, वो लोग छोटे इलाके में फैले हुए थे और आपस में किसी के सहमति भी नहीं।